हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 19वीं वर्कशीट जिसका विषय है वायु के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट में कुछ चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट में कुछ चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्रों को देखकर क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया कि यह सब पवन के कारण होता है? यानी चित्र में जो कुछ भी दिखाया गया है, जैसे तेज़ हवा के कारण छाते का उड़ जाना, बालों का उड़ना, तेज़ हवा से धूल का उड़ जाना और कपड़ों का उड़ जाना, पेड़ों से पत्तों का गिर जाना, ये सभी तेज़ हवा चलने के कारण होता है। और जब हवा तेज़ चलती है, बहती है, तो उसको हम पवन कहते हैं। तो पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज़ गति से चलती है। अत्यधिक तेज़ पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। यानी हवा हमेशा उच्च दाब वायु क्षेत्र से निम्न दाब वायु क्षेत्र की ओर बहती है और बहती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। और पवन मंद या तेज़ किसी भी गति से चल सकती है, बह सकती है। और इसकी गति जब तेज़ होती है तो ये आंधी या तूफान के रूप में चीज़ों को भी उड़ा ले जाती है। इसके बाद वर्कशीट में है पवनों के प्रकार। तो पवनें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें एवं मौसमी या सामयिक पवनें। तो स्थायी पवनें वे पवनें होती हैं जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। यानी ये वे पवनें हैं जो हमेशा ही किसी एक स्थान विशेष पर चलती रहती हैं। ये वे पवनें हैं जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवनें होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर भारत में मई जून के महीने में यानी गर्मी के मौसम में बहने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। और ये हवाएं स्थानीय होती हैं, यानी केवल उत्तर भारत तक ही सीमित है, पूरे भारत में ये पवनें नहीं बहती। और मौसमी पवनें, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये ऋतुओं के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में बहने वाली मानसूनी पवनें जो एक विशेष मौसम में ही आती हैं। इसके बाद वर्कशीट में एक चित्र दिखाया गया है। यह है वात दिग्दर्शी। इसका प्रयोग पवनों की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी पवन किस ओर बह रही है, किस दिशा में बह रही है, इस यंत्र से पवन की दिशा का पता लगाया जाता है। आगे है प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चलती है। तो जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि 0 डिग्री अक्षांश पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस कारण से यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इसके कारण गर्मी भी इन अक्षांशों पर कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी भूमध्य रेखा पर और सबसे कम ध्रुवों पर सूरज की किरणों का प्रभाव होता है। और जिस स्थान पर सूरज की किरणें तीव्र होती हैं, सीधी पड़ती हैं, वहाँ अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और उसके नीचे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। फिर उस स्थान पर उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती हैं। तो पृथ्वी पर अनेक अक्षांशों पर अलग अलग प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जिसमें पहला है भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जिसे हम डोलोड्रम कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता रहता है। तो जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण में इस क्षेत्र में तापमान हमेशा ही ज़्यादा रहता है, इसलिए इन क्षेत्रों में हमेशा ही निम्न वायुदाब बना रहता है और उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। इन्हें डोलोड्रम कहते हैं। आगे है उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश।
यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। अधिकतम तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। तो उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश पर हालांकि तापमान ज़्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण ये पवनें पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं और ठंडा होने के कारण वायु फिर से नीचे की ओर उतरने लगती है। इस तरह यहाँ उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं और ये पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं और इन्हीं पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तथा ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को, जो 30 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर बहती हैं, उन्हें सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। आगे है अधोध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के आसपास उत्तर व दक्षिण से आने वाली पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। तो 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर हवाएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बह रही होती हैं, ये हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। आगे है ध्रुवीय उच्च दाब। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवनें चलती हैं। क्योंकि ध्रुवों पर हमेशा ही ठंड रहती है, इसलिए वायु ठंडी रहती है और ठंडी वायु होने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब बना रहता है, जिसके कारण यहाँ से पवनें निम्न वायुदाब की ओर यानी 60 डिग्री अक्षांश की ओर बहती हैं। इन्हें ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पवन को परिभाषित करें। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए पवन के प्रकार, स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें। तो स्थायी पवनें ये हैं व्यापारिक पवनें, स्थानीय पवनें ये हैं लू और मौसमी पवनें ये हैं मानसूनी पवन। इसके बाद आपको एक गतिविधि करनी है। अपनी पुस्तक से 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। तो आप मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से, अपनी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से 2004 में आए उड़ीसा में सुनामी के प्रभावों को पढ़ेंगे और उस जैसे अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में समाचार पत्रों से जानकारी इकट्ठा करके इस पर एक नोट लिखेंगे। धन्यवाद।